दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। इस तरह का और भी क्वेश्चन करा दिया गया है। आज हम लोग जानने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में, उनके द्वारा जो उपलब्धियां थी उसके बारे में। ठीक है, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। सबसे पहले एक ओवरव्यू हम लोग समझेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, जो जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। किसकी मदद से? तो चाणक्य, जिसको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, उनके सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य से पहले अगर आप मेरा पिछले वीडियो आपने देखा है तो आपने जाना होगा कि मगध साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो मगध में जो 4 वंश हुए थे या कई सारे वंशज हुए मगध के, जैसे कि आपका हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया। और नंद वंश को समाप्त करके उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके द्वारा मौर्य वंश का किया गया था। आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे बहुत ही डिटेल में। तो अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो पर एक लाइक जरूर करके वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। सबसे पहले आप भूमिका को समझिए कि भूमिका में क्या लिखा हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जीवन काल इसका क्या है? तो 340 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। 340 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 297 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पूरे उत्तर भारत को एक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संगठित किया। क्या बोला जा रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भारत के एक प्रथम ऐतिहासिक सम्राट थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पूरे उत्तर भारत को एक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संगठित किया, बांध के रखा। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी शासक भी थे। उनकी सफलता में प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, की अहम भूमिका थी। दोस्तों जब नंद वंश का राज था, ठीक है, जब वहाँ पर नंद वंश का राज था तो जब राजा शासक जब धनानंद था, धनानंद ने क्या किया था, जब कौटिल्य को अपने दरबार से, मतलब जो कौटिल्य है वो धनानंद के दरबार में रहा करते थे, तो अपने दरबार से बेइज्जत करके, अपमानित करके कौटिल्य को निकाल दिया था। किसने? धनानंद ने। और उसी अपमान का बदला लेने के लिए क्या किया गया, मतलब कौटिल्य जो है वो धनानंद को योग्य राजा नहीं मानता था, जिसके कारण क्या हो, तो कौटिल्य को निकाल दिया गया उसके दरबार से। और उसने क्या किया, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके साथ मिलकर योजना बनाया, उनको शिक्षित किया, उसको सब कुछ सिखाया। उसके बाद नंद वंश को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य का, मौर्य वंश का स्थापना किया गया था। उसी को हम लोग और डिटेल से भी जानेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर कहती हैं, क्या कहती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन भारतीय इतिहास में पहली बार एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का प्रतीक था। क्या कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है वो भारतीय इतिहास में पहली बार एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन, क्योंकि हम लोग को दोनों का क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन के बारे में बताना है और साथ ही में उनके द्वारा क्या उपलब्धियां थी, उनके क्या क्या उपलब्धियां थी उसके बारे में बताना है। तो हम लोग पहले जानेंगे उनके जीवन के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रारंभिक जीवन था वो कैसा था उसको जान लेते हैं। तो जन्म और प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में हुआ था। 340 ईसा पूर्व में किसका जन्म हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, उसके बाद उनकी उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मत हैं, मतलब कहा जाता है, कई सारे मत कहे जाते हैं। जैसे कि जैन परंपरा के अनुसार वे मौर्य कुल के क्षत्रिय थे। ये कौन कहता है? तो जैन परंपरा कहता है। वो क्या कहते हैं, तो उनके अनुसार ये मौर्य कुल के क्षत्रिय थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और दूसरा पॉइंट लिखा है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वे मौर्य वंशी थे और उनका संबंध शाकियों से था। ये कौन कहता है? तो बौद्ध ग्रंथ कहता है। उसी तरह से जो तीसरे हैं, जो ग्रीक इतिहासकार है जस्टिन, जो ग्रीक इतिहासकार जस्टिन है, उनके द्वारा क्या कहा जाता है, तो उन्होंने नीच कुल में जन्म बताया है। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके द्वारा कहा जाता है कि ये नीच कुल में जन्मे थे, मतलब ये निचले जाति के थे, बाद में ये राजा बने। तो इनके द्वारा कई सारे मत हैं इनके जन्म को लेकर के। फिर आगे लिखा है कि चाणक्य ने उन्हें तक्षशिला में शिक्षा दी, जहाँ उन्होंने राजनीति, सैन्य शास्त्र और कूटनीति का ज्ञान प्राप्त किया। चाणक्य ने क्या किया, तो तक्षशिला में जाकर के इसको शिक्षा दी, जहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने राजनीति सीखा, सैन्य शास्त्र सीखा और कूटनीति का जो ज्ञान है उसको प्राप्त किया। तो ये कुछ बात था उनके जीवन से रिलेटेड। आगे हम लोग जानेंगे नंद वंश का पतन और मौर्य साम्राज्य की स्थापना। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो धनानंद था उस वंश का जब पूरी तरह से पतन हुआ, धनानंद का जब वंश था वो पतन हुआ,
उसके बाद क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। क्या लिखा है, नंद वंश का पतन और मौर्य साम्राज्य की स्थापना। उस समय मगध में नंद वंश का शासन था और धनानंद एक अयोग्य राजा था। क्या कहा जा रहा है कि उस समय जो है जब मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया गया उस समय नंद वंश का शासन था मगध में, और उस समय क्या बोला जा रहा है कि धनानंद एक अयोग्य राजा था। उस समय क्या था, जो धनानंद शासक था वो एक अयोग्य राजा था। फिर लिखा है कि चाणक्य ने धनानंद ने अपमानित किया था, चंद्रगुप्त के साथ मिलकर नंद वंश को समाप्त करने की योजना बनाई। क्या कहा जा रहा है, जो धनानंद था उसने क्या किया था, चाणक्य को अपमानित करके दरबार से निकाल दिया था। उसके बाद क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के जो चाणक्य था उन्होंने योजना बनाया और क्या किया आगे, तो लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ पर आप जो 322 ईसा पूर्व देख रहे हैं कहीं कहीं पर आपको 321 में मिलेगा, तो दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों को आप लिख सकते हैं। क्या कहा जा रहा है, तो लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगला पॉइंट है कि इतिहासकार डीडी कौशाम्बी लिखते हैं, मतलब ये सब कोट्स दिया हुआ है, ठीक है, ये सब कोट्स लिखा हुआ है। नंद वंश के पतन के साथ ही भारत में एक संगठित और केंद्रीकृत शासन प्रणाली की नींव रखी गई। ये कौन कहता है, तो डीडी कौशाम्बी लिखते हैं। क्या कहा जा रहा है, नंद वंश के पतन के साथ ही भारत में एक संगठित और केंद्रीकृत शासन प्रणाली की नींव रखी है। जैसे नंद वंश का खत्म हुआ वैसे ही मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ, उसी से भारत में एक संगठित और केंद्रीकृत शासन प्रणाली का नींव रखा गया, इस तरह से कहना है। आगे हम लोग जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों को देख लेते हैं, इनके द्वारा क्या क्या उपलब्धियां की गई थी। जीवन काल को हमने देख लिया, उपलब्धियों को देखते हैं। तो पहला जो उपलब्धि, सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस पर विजय। पहला इसका उपलब्धि क्या था, तो जो सिकंदर का उत्तराधिकारी था सेल्यूकस, उस पर विजय पाया। सिकंदर कौन था, महान सिकंदर जो है उसका मृत्यु कब हुआ था, 323 ईसा पूर्व को, लेकिन उसी का जो सेनापति था उसको सेल्यूकस निकेटर, उसी को वहाँ पर राजा बना दिया गया था सिकंदर के जगह पर। और वो क्या चाहता था, तो वो चाहता था कि वो भारत पर जाके राज करे, भारत को अपने अधीन कर ले। लेकिन उस समय क्या हुआ, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने उसको हराया और उसके कई सारे राज्यों को जीत लिया था। आइए समझते हैं इसको अच्छे से। क्या लिखा, सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर अधिकार करने की कोशिश की। सिकंदर का जब मृत्यु हो गया 323 ईसा पूर्व में, तो उसके बाद उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वो राजा बना और उसने क्या किया, तो भारत पर अधिकार करने का कोशिश किया। अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर लिया और सिंध, गांधार, बलूचिस्तान और हिंदू कुश का क्षेत्र जीत लिया। ये सब जो क्षेत्र है उसको जीत लिया गया। और इसके बाद जो एक संधि हुआ था, ठीक है, मतलब ये युद्ध जब हुआ उसके बाद एक संधि किया गया था, और इस संधि के तहत क्या क्या हुआ था, आइए इस चीज को समझते हैं। संधि में क्या हुआ, तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। सेल्यूकस की एक पुत्री थी हेलेना जिसका नाम था, तो हेलेना का शादी किससे हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया गया। उसके बाद एक और संधि हुआ, जो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिया था। ये आप थोड़ा सा उल्टा कर लीजिए कि जो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को हाथी नहीं दिया था, मतलब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हाथी दिया था। ये गलत है, ये गलत है। चंद्रगुप्त को सेल्यूकस ने 500 हाथी नहीं दिया था, चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिया था किसको, सेल्यूकस निकेटर को। और बाद में क्या हुआ, तो सेल्यूकस ने राजदूत मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र में नियुक्त किया। सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, तो अपना जो राजदूत था उसका मेगास्थनीज, उसको पाटलिपुत्र में नियुक्त किया गया। और इसके साथ ही क्या किया गया था, तो जो सेल्यूकस निकेटर था उसने कई सारे राज्य उपहार सहित किसको दिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त के प्रशासन और शासन प्रणाली का उल्लेख किया है। क्योंकि वो इन्हीं के दरबार में रहते थे, तो इनके द्वारा जो लिखा गया इंडिका पुस्तक है उसमें चंद्रगुप्त के प्रशासन और शासन प्रणाली के बारे में लिखा हुआ उसका उल्लेख किया गया है। अगला जो इसका उपलब्धि था वो क्या है, तो अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना। अखिल भारतीय साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। क्या कहा जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण तक साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी विजय अभियान की मुख्य उपलब्धियां थी मगध, पंजाब, सिंध, कांधार और पश्चिमी भारत पर अधिकार। इस तरह से जितने भी क्षेत्र थे क्या किया, तो ये सब उनकी उपलब्धियां थी, उनके विजय अभियान की मुख्य उपलब्धियां थी। आगे लिखा कि दक्षिण भारत में कर्नाटक और आंध्र तक साम्राज्य का विस्तार में कर्नाटक और आंध्र तक साम्राज्य का विस्तार था। कर्नाटक तक साम्राज्य का विस्तार था। आगे जानते हैं, एक प्रसिद्ध इतिहासकार है
विंसेंट स्मिथ, उनके द्वारा क्या कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की आधारशिला रखी। इनके द्वारा जो विंसेंट स्मिथ है ये क्या कहते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की आधारशिला रखी, ये इनके द्वारा कहा जाता है। अगला जो इनका उपलब्धि है वो है प्रशासनिक संगठन। प्रशासनिक संगठन क्या कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली विकसित की। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, तो एक मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली विकसित की, मतलब जो क्षेत्र था उसका उसमें प्रशासन कैसे किया जाए उस पर एक प्रणाली विकसित किया। आगे लिखा है कि प्रशासनिक व्यवस्था 3 स्तरों में विभाजित थी, और जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाया गया उसको 3 स्तरों में बांट दिया गया। पहला था केंद्र सरकार, जहाँ पर राजा सर्वोच्च था लेकिन मंत्रिपरिषद का सहयोग लेता था। क्या किया गया, तो मजबूत केंद्रीकरण प्रशासन प्रणाली का विकसित किया गया, उसको 3 भागों में बांट दिया। पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है प्रांतीय प्रशासन और तीसरा स्थानीय प्रशासन। तो जो केंद्र सरकार था वहाँ पर जो राजा सर्वोच्च होता था, राजा हर पूरे क्षेत्र का सर्वोच्च राजा है, ठीक है। मतलब मान लीजिए ये पूरा आपका मौर्य साम्राज्य हो गया, तो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य वो राजा पूरे क्षेत्र का है, ठीक है। लेकिन इसको 3 भागों में बांट दिया है, एक केंद्र सरकार होगा, दूसरा प्रांतीय सरकार होगा, प्रांतीय प्रशासन होगा, और तीसरा स्थानीय प्रशासन होगा, ठीक है। इस तरह से इसको बांट दिया गया। बात करते हैं हम लोग केंद्र सरकार का, तो वहाँ पर राजा सर्वोच्च होता था लेकिन मंत्रिपरिषद का सहयोग लेता था। मतलब दरबार में जो भी मंत्रिपरिषद होते थे उनसे बातचीत होता था कि किस तरह से नीति बनाया जाए, किस तरह से कर के लिए नीति बनाया जाए, किस तरह से युद्ध के लिए नीति बनाया जाए, कौन से फैसले सही हैं, कौन से फैसले अच्छे रहेंगे। तो इस तरह से क्या होता था, तो मंत्रिपरिषद का सहयोग लेता था। दूसरा है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में क्या होता था, जैसे कि आप इस तरह से समझिए कि प्रांत का मतलब होता है कि जैसे इसको 4 प्रांतों में बांटा गया, ठीक है। 4 प्रांतों में इसको बांट दिया गया। वही लिखा है, पहले इसको पढ़ लीजिए। प्रांतीय प्रशासन में साम्राज्य को 4 प्रांतों उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिण में विभाजित किया गया। 4 प्रांत हो गए, और चारों में क्या किया गया, तो गवर्नर को रखा गया, राज्यपाल को रखा गया, और चारों गवर्नर क्या करते थे, एक एक राज्य को देखते थे। मतलब वहाँ पर जो भी समस्याएं होती है, जो भी जरूरत है, सबको पूरा करने का काम कौन करता है, गवर्नर करता है। और ये जो चारों गवर्नर किसके लिए जवाबदेह होता है, तो वो केंद्र सरकार के जवाबदेह होता है, जो है चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर जो भी सत्ता केंद्र पर जो जिसका भी शासन होता है उसको उसके लिए जवाबदेह होता है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रांतीय प्रशासन कहा जाता है। फिर आता है तीसरा, स्थानीय प्रशासन। इसमें क्या होगा, तो गांवों और शहरों में नगर समितियां नियुक्त की थी। क्या किया गया, तो गांव और शहरों में नगर समितियां नियुक्त थी। इसको बोलते हैं ग्रामीण, ठीक है। तो मतलब जो गांव वाले जो क्षेत्र हैं या फिर जो नगर वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर समितियां नियुक्त की गई थी। तो इस तरह से क्या हुआ, तो प्रशासनिक व्यवस्था को 3 स्तरों में बांट दिया गया था। आगे हम लोग समझते हैं, कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में मौर्य शासन व्यवस्था का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने जब अपने पुस्तक को लिखा अर्थशास्त्र, उसमें मौर्य शासन का व्यवस्था का उल्लेख किया है। अगला पॉइंट है कि मौर्यकालीन प्रशासन भारतीय इतिहास की सबसे सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली थी। यह किसके द्वारा कहा गया, तो के.एल. नीलकंठ शास्त्री के द्वारा। अगला जो उपलब्धि था इसका वो है अर्थव्यवस्था और कर व्यवस्था। पहला पॉइंट है कृषि को बढ़ावा दिया और सिंचाई के लिए नए नहरें खुदवाई। कृषि को बढ़ावा दिया और सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सड़कों और राजमार्गों का निर्माण किया गया। व्यापार और उद्योगों पर कर लगाया गया, व्यापार और उद्योग पर भी कर लगाया गया, कृषि पर कर लगाया गया। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य में सुव्यवस्थित कर प्रणाली थी, जिससे राज्य की समृद्धि बढ़ी। जो मौर्य साम्राज्य था उसमें सुव्यवस्थित कर प्रणाली था, जिससे क्या हो, तो राज्य की समृद्धि बढ़ी। अगर ऐसा होता कि कर को बहुत ज़्यादा कर दिया जाता तो लोग वहाँ पर मरते, जो किसान थे वो मरते, उसका भूमि अधिग्रहण हो जाता, भूमि पर कब्जा हो जाता सूदखोरों का, या फिर कम ना फिर ज़्यादा जो सही होता है उस तरह के कर व्यवस्था किया गया, सुव्यवस्थित तरीके से कर प्रणाली लगाई गई थी, ठीक है। तो ये सब क्या उपलब्धियाँ हैं। अगला जो उपलब्धि है वो सैन्य शक्ति और सुरक्षा व्यवस्था। ये क्या है, अगला उपलब्धि है सैन्य शक्ति और सुरक्षा व्यवस्था। तो विशाल सेना का गठन किया, जिसमें 6 लाख सैनिक, 9,000 हाथी और 30,000 घुड़सवार थे। एक विशाल सेना का गठन किया गया जिसमें 6 लाख पैदल सैनिक होते थे, 10,000 से ज़्यादा यहाँ पर 9,000 है लेकिन 10,000 से ज़्यादा हाथी होते थे, और जो 10,000 से ज़्यादा घुड़सवार होते थे। इस तरह से सैनिक यहाँ पर रहा करते थे, किसमें, मौर्य साम्राज्य में। अगला पॉइंट है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सेना को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष युद्ध मंत्रालय बनाया गया। एक मंत्रालय बनाया गया था, किसके लिए, तो अर्थशास्त्र के अनुसार सेना को नियंत्रित करने के लिए। अगला पॉइंट है राज्य की सुरक्षा के लिए गुप्तचर विभाग गठित किया गया। राज्य की सुरक्षा के लिए कि कौन से लोग या फिर प्रजा या फिर जो विरोधी है वो राज्य के प्रति या फिर राजा के प्रति क्या सोचते हैं, गलत सोचते हैं, सही सोचते हैं, उसके लिए गुप्तचर नियुक्त किए गए, खुफिया एजेंसियां नियुक्त की गई, जिससे क्या था, राजा को सही सही बात पता चलता था। आगे लिखा है प्रसिद्ध इतिहासकार H.G.
प्रसिद्ध इतिहासकार H.G. रॉलिंस लिखते हैं, मतलब H.G. रॉलिंस जो है उनके द्वारा क्या कहा है, एक कोट दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना विश्व की सबसे अनुशासित सेनाओं में से एक थी। क्या बोला जा रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना थी वो विश्व की सबसे अनुशासित सेनाओं में से एक था। यहाँ से हम लोग जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का संन्यास और जैन धर्म ग्रहण। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो संन्यास है या फिर उनका जो जैन धर्म ग्रहण है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या लिखा है कि जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया और अपने पुत्र बिंदुसार को राजगद्दी सौंप दी। क्या किया, जब जीवन का अंतिम समय था तब उन्होंने क्या किया, तो जैन धर्म को उन्होंने अपना लिया और जो उनका पुत्र था बिंदुसार उनको राजगद्दी सौंप दी गई। कहा जाता है कि जैन गुरु भद्रबाहु के मार्गदर्शन में वे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, ठीक है ये नाम आप याद रखेंगे, कहाँ पर है, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला चले गए। किसके मार्गदर्शन पर, तो भद्रबाहु के मार्गदर्शन पर। ये कौन थे, तो ये जैन धर्म के गुरु थे। आगे लिखा है कि वहाँ उन्होंने संलेखना ग्रहण कर अपने जीवन का अंत किया। और वहाँ पर क्या किया, तो उन्होंने संलेखना ग्रहण करके अपने जीवन का अंत किया। और संलेखना का मतलब क्या होता है, तो उपवास करके मृत्यु, उपवास द्वारा मृत्यु, मतलब भूखे रह के मृत्यु का इंतजार करना, उसको कहते हैं संलेखना। इस तरह से जैन धर्म में होता है। अगला जो पॉइंट है वो है चंद्रगुप्त मौर्य की ऐतिहासिक विरासत। अब हम लोग जानेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसकी ऐतिहासिक विरासतों को। तो पहला है मौर्य साम्राज्य की नींव कैसे रखा गया, तो भारत में पहली बार एक केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापित हुई। भारत में पहली बार एक केंद्रीकृत साम्राज्य स्थापित किया गया। बाद में उनके वंशज बिंदुसार और अशोक ने इसे और अधिक शक्तिशाली बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या किया, तो एक साम्राज्य की स्थापना किया गया और बाद में क्या हुआ, तो जो उनके वंशज रहे बिंदुसार या फिर अशोक, उनको और अधिक शक्तिशाली बनाया या फिर विस्तार किया। अगला पॉइंट है कि राजनीति और प्रशासन में योगदान। राजनीति और प्रशासन में इनका योगदान, मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी। कौटिल्य की अर्थशास्त्र ने उनके शासन के नियमों को स्पष्ट किया है। और अगला जो पॉइंट है वो है भारत में प्रथम महान सम्राट के रूप में। तो प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार थॉमस ट्रेटमैन कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक राजा ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास में सत्ता के केंद्रीकरण के जनक भी थे। क्या कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य केवल राजा ही नहीं था बल्कि भारतीय इतिहास में सत्ता के केंद्रीकरण का जनक भी इसको कहा जाता है। उसके बाद आप निष्कर्ष देख लीजिए। निष्कर्ष में क्या लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य न केवल भारत के पहले महान सम्राट थे बल्कि उन्होंने एक मजबूत, संगठित और समृद्ध साम्राज्य की नींव रखी। उनकी विजय अभियानों, प्रशासनिक सुधारों और आर्थिक नीतियों ने भारत को एक नए युग में प्रवेश कराया। उनका जीवन साहस, रणनीति और सुदर्शिता का अद्वितीय उदाहरण है। उनके द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण युग की शुरुआत की, जिसे उनके पुत्र सम्राट अशोक ने और शिखर तक पहुंचाया। उनके पुत्र जो पौत्र थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन, बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र कौन, अशोक। तो इस तरह से जो उनका पौत्र हुआ उन्होंने इसको और बढ़ाया। चंद्रगुप्त जो अशोक है उसको अशोक महान भी इसीलिए कहा जाता है। ये एक बहुत ही महान शासक रहे थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि बहुत अच्छे से आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आप अगर इतना पढ़ लेते तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप एक बात का और ध्यान रखेंगे कि इसी तरह से सेम क्वेश्चन वहाँ पर नहीं पूछता है एग्जाम में। तो आपको क्वेश्चन जो थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है या फिर अलग तरीके से पूछ सकता है, पर आंसर आपको इसी तरह से लिखना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। और बाकी जो क्वेश्चन मैंने बताया वो भी वीडियो सारा कुछ डाला हुआ है चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। तो वीडियो पर एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।